हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट अ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। साथ ही हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल को भी डिस्कस किया था। In today's class, we will discuss more information about production. If you like my video, please like, share and subscribe it. So let's start. Farming in Palampur. First is land is fixed. कि जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए फार्मिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज बताई है, रिक्वायरमेंट हमने फैक्टर में पढ़ा था कि हमें फर्स्ट चीज होती है लैंड, जिसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो पालमपुर में होती थी वो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. 70% जो people हैं जो कि काम करते हैं फार्मिंग का, वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे ही। किसके लिए डिपेंडेंट है? अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए और लाइफ को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो उसकी अर्निंग उनको किससे होती थी? फार्मिंग से। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। अभी कुछ लोगों के पास लैंड होती है और कुछ के पास लैंड नहीं होती है। तो जिनके पास लैंड थी वो एज ए फार्मर अपने लैंड पे काम करते थे, और जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी वो एज ए फार्म लेबर के रूप में काम करते थे, लेबर का काम करते थे। The well-being of these people is closely related to production on the farm. जो वेल बींग है इन लोगों के, अच्छाई मतलब इनके लिए अच्छे दिन आने हैं या इनके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है, प्रोडक्शन का कितना होता है उस पर डिपेंड करता था। ये फार्म में कितनी अर्निंग इनको होएगी, कितनी फसल अच्छी होएगी, तो ये सब फार्म पे डिपेंड करता था। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंटेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। बट रिमेंबर, लेकिन अभी हमने ये तो पढ़ा कि वो 75% जो है वो फार्मिंग पे डिपेंड थी, बहुत सारे लोग फार्म लेबर भी थे, और इन लोगों का जो वेल बींग था वो भी किस पे डिपेंड था? जो प्रोडक्शन होता था उनको फार्म से। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो बेसिक कंटेंट था, कंटेंट मीन जो प्रॉब्लम आती थी, जिन चीजों का प्रॉब्लम को फेस करते थे, वो थी राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन। वो था बेसिक कंटेंट आते थे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती थी फार्म प्रोडक्शन करते समय फार्म के सामने। लैंड एरियाज अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया था, प्रॉब्लम क्या आती थी कि पहली प्रॉब्लम तो यही आती थी कि जो लैंड एरिया था जिसमें कल्टीवेशन की जाती थी वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड थी। उसमें कोई ये नहीं है कि अभी हमारे पास में 1 हेक्टेयर है तो नेक्स्ट ईयर बढ़ के वो 2 हेक्टेयर हो गई, ऐसा तो होता नहीं था। वो लैंड तो फिक्स थी। सिंस 1960s in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। और 1960 से पालमपुर के अंदर कोई भी लैंड जो थी उसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ था। जो कल्टीवेशन लैंड थी वो उतनी ही थी। बाय देन some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। और उसके बाद से ही some of the wasteland, कुछ जो वेस्टलैंड थी जिसको पहले यूज नहीं किया जाता था विलेज के अंदर, उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता था कल्टीवेबल लैंड में, जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है, उस लैंड में कन्वर्ट कर दिया। There exists no further scope to increase farm production। अब जो वेस्ट लैंड थी उसको भी कल्टीवेशन में काम में लेने लगे, इसलिए अब उनके पास में कोई और स्कोप नहीं बचा था कि वो इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके फार्म प्रोडक्शन को बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि अब वो नई लैंड कल्टीवेशन के लिए उनको कहीं से मिल जाए या वो ब्रिंग करे, प्राप्त करे, तो ऐसा उनके पास में कोई स्कोप नहीं था। The standard unit of measuring land is hectare। अगर लैंड को हमें मेजर करना है, नापना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो होती है हेक्टेयर में। ठीक है, गांव के लोग
अगर लैंड का मेजरमेंट करेंगे तो लैंड ऐसे बताई जाती है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, मतलब लैंड का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने का वो है हेक्टेयर। Though in the village you may find land area being discussed in local unit, कि गांव में जब अपन जाते हैं तो गांव के लोग डिस्कस करते हैं उनके पास कितनी लैंड है। अगर कोई पूछे कि किसी भी फार्मर के पास में जिसके जो कि खुद ओनर है उससे पूछे आपके पास कितनी लैंड है, तो वहां पर जो गांव के लोकल लोग हैं वो हेक्टेयर में ना बता के मोस्टली जगह पे उसको बीघा या गुंठा के नाम से जाना जाता है। 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 मीटर। जो 1 हेक्टेयर होता है लैंड का जो मेजरमेंट हेक्टेयर है उसमें उनका बता रहे हैं कि जो 1 हेक्टेयर होता है वो किसका होता है, उसको मेजर किया जाता है 100 मीटर स्क्वायर में। Can you compare the area of a 1 hectare field with the area of your school ground? तो इन्होंने भी कहा है कि हमारे स्कूल ग्राउंड का जो आपके स्कूल ग्राउंड का जो एरिया है आप कंपेयर करके देखो 1 हेक्टेयर फील्ड से। नेक्स्ट इन्होंने आगे जो बताया है वो इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा तरीका भी है, कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे कोई भी ज्यादा क्रॉप लगा सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है सेम लैंड पे। ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होएगा, हमारे पास एक ही लैंड है और उसपे अपन एक फसल लगा दी, लैंड तो बढ़ नहीं सकती लेकिन अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं अपन वो कैसे पॉसिबल है। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh। अगर अपन देखें कि जो क्रॉप्स लगाई जाती थी और जो फैसिलिटी अवेलेबल थी कहाँ पर, पालमपुर विलेज के अंदर जो फसलें लगाई जाती थी और जो फैसिलिटी अवेलेबल थी पालमपुर में, वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश उसके वेस्टर्न पार्ट में भी ऐसे ही कुछ विलेज है, उसके जैसा ही रिजेंबल होता है, उसके जैसा ही समान हमें लगता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, पालमपुर में जितनी भी लैंड थी वो ऐसा नहीं उस लैंड को छोड़ दिया जाता था, सारी लैंड जो थी उस पे कल्टीवेशन की जाती थी। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी लैंड जो थी उसको आइडल नहीं छोड़ी जाती थी, मतलब यूं ही बेकार या व्यर्थ उसको नहीं छोड़ा जाता था, सारी लैंड यूज की जाती थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, जब बारिश का टाइम होता था, रेनी सीजन होता था तो उस टाइम खरीफ की फसल लगाई जाती थी और फार्मर्स उस टाइम जवार और बाजरा लगाते थे। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और उसके बाद में ये जो प्लांट्स होते थे तो जब फसल लगाते थे तो जवार और बाजरा के अंदर क्या होता था, जो सीड्स वाला पोर्शन होता था वो ऊपर की तरफ होता था और बाकी जो रिमेनिंग प्लांट्स बचते थे तो उस प्लांट्स को भी जो फार्मर होते थे अपने कैटल्स के फीड के लिए यूज करते थे, मतलब एज ए फोडर चारे की तरह उसको यूज कर लेते थे। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, जब बाजरे की कटाई हो जाती थी, अब जवार की कटाई हो जाती थी, जब वो प्रोडक्शन हो जाता था उसके बाद में वहां के फार्मर्स वहां पोटैटो लगाते थे, पोटैटो के कल्टीवेशन करते थे, कब, अक्टूबर एंड दिसंबर में। इन द विंटर सीजन जब रबी का टाइम आता था, सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो जाता था, तब फील्ड के अंदर वीट लगाया जाता था, गेहूं की फसल बो दी जाती थी। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, जब वीट प्रोड्यूस होती थी, फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंज्यूम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। और जब वीट का प्रोडक्शन होता था, वीट की पूरी हार्वेस्टिंग कर ली जाती थी, पूरा सीड्स निकाल लिया जाता था, तो फार्मर्स क्या करते थे, जितना वीट उनकी फैमिली की कंज्यूम्पशन में आता था, जितना उनको चाहिए होता था कि साल भर तक जब नेक्स्ट वीट की फसल अपन को लगाएंगे, जब तक हार्वेस्ट की जाएगी तब तक उनके यूज आने वाला प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम करके रखते थे, स्टोर करके रख लेते थे एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। और बाकी जो सरप्लस वीट मतलब जो एक्स्ट्रा वीट होता था, बहुत अधिक प्रोडक्शन होता था, तो जो भी बचा हुआ वीट होता था खुद की कंज्यूमेशन के अलावा वो सारा वो रायगंज के मार्केट में सेल आउट कर देते थे। A part of the land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year। उसके अलावा एक जो पार्ट था लैंड का वो
किसको समर्पित था, वो रखे हुए थे, किसके लिए सेफ था, वो वहां पर शुगर कैन लगाते थे, गन्ने की फसल लगाते थे। और गन्ने की फसल साल में या ईयर में एक बार ही हार्वेस्ट की जाती है, एक बार ही पकती है, तो वो रिजर्व रखते थे उसको, किसके लिए, शुगर कैन के लिए। शुगर कैन इन इट्स रो फॉर्म, और जो शुगर कैन होता था वो रो फॉर्म में होता था, और एज जैगरी या फिर जैगरी के फॉर्म में होता था। और जो जैगरी होता था गुड़, तो उसको वो जो शाहपुर के ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको सोल्ड आउट कर देते, उनको बेच देते थे। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वो वहां पर जो कार्ट थी जिसमें आगे बफेलोस वगैरह बंधे होते थे, उनसे वो जैगरी लेके जाते थे, तो वो शाहपुर के ट्रेडर्स को सेल आउट कर देते थे। The main reason why farmers are available to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system in irrigation. अब हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो मेन रीजन था कि क्यों फार्मर्स जो थे, पालमपुर के जो फार्मर्स थे, वो क्यों एबल थे, योग्य थे ग्रो करने में, अलग अलग क्रॉप्स लगाते थे 1 ईयर के अंदर। जैसे उन्होंने पहले जवार और बाजरा लगाया, जैसे ही हार्वेस्ट कर लिया गया जवार और बाजरा, तो उन्होंने पोटैटो लगाए, और जब पोटैटो तैयार हो जाता है उसके बाद में वो उन्होंने वहां पर व्हीट का कल्टीवेशन किया था। तो वहां ये सब पॉसिबल किससे हुआ, क्योंकि वहां पर वेल डेवलप्ड सिस्टम था इरिगेशन का, सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधाएं उनके पास था। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और इरिगेशन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, और इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में जल्दी ही आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसका जो मेजर इम्पैक्ट था वो था कि इन्होंने इरिगेशन सिस्टम था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था, बिल्कुल बदल दिया था। पर्सियन व्हील्स वर till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small field, और उससे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उससे पहले जो फार्मर्स थे वो पर्सन व्हील का यूज किया जाता था, और वो क्या करते थे, फार्मर यूज करते थे पानी को खींच खींच कर यूज करते थे, और उससे सिंचाई करते थे। तो खींचने पर कितनी मेहनत लगती, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, तो उससे सिर्फ स्मॉल फील्ड्स को ही इरिगेट कर सकते थे, लार्ज एरिया में इरिगेशन नहीं हो सकता था। People saw that the electric run tubewell could irrigate much larger area of लैंड मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो ट्यूबवेल है, उनसे बड़े एरियाज के अंदर इरिगेशन हो सकता है, ज्यादा एरियाज के अंदर इरिगेशन किया जा सकता है, और वो इफेक्टिवली भी है। तो उनके माइंड में चीज स्ट्राइक हुई, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करने लगे कि जैसे भी उनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने से वो इरिगेशन के लिए एरिया, अपना लैंड एरिया ज्यादा यूज कर सके। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इरिगेशन के लिए स्टार्टिंग में विलेज के अंदर कुछ जो ट्यूबवेल्स हैं स्टार्टिंग में वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल कराए गए थे। Soon, however, farmers started setting up private tubewell, और उसके बाद में जो कुछ अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी थी, उन फार्मर्स ने भी क्या किया, स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवा लिए थे। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड, और जल्दी ही 1970s के अंदर जो पूरा कल्टिवेटेड एरिया था वो 200 हेक्टेयर हो गया था, जो इरिगेशन से होता था। Not all villages in India have such high level of irrigation. अब अपन ने देखा ना कि पालमपुर के अंदर इरिगेशन जो था वो हाई लेवल पे होने लग गया था, लेकिन जितने भी विलेजेस हैं इंडिया के अंदर, जरूरी नहीं है कि सभी की कंडीशन पालमपुर जैसी हो। सारे एरियाज के अंदर ऐसा नहीं होता है, सभी विलेजेस के अंदर इरिगेशन ऐसा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर एंड प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। अगर अपन बात करें हमारे इंडिया की, तो जो रिवर राइन प्लेन्स है, जैसे गंगा के उधर प्लेन्स है, तो उधर पानी बहुत अच्छा होता है। कोस्टल रीजन्स है हमारी कंट्री के अंदर, तो वहाँ इरिगेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अपन करें, इसका जस्ट उल्टा अपन करें, तो जैसे हमारा प्लेटन रीजन है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, तो वहां पर लो लेवल इरिगेशन होता है, वहां पे इरिगेशन बहुत कम होता है। On the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. कह रहे हैं जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसमें वो 40%
लेस एरिया है जिसमें आज इरिगेशन होती है। इन द रिमेनिंग एरियाज, और जो हमारे बचे हुए एरियाज हैं, फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो वहां पर भी आज भी फार्मिंग जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? फार्मिंग रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple crop। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर हमें एक लैंड की पीस पे हमें ज्यादा क्रॉप लगानी है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा फसल अगर हम सेम लैंड के पीस पे लगाते हैं एक ही साल में, तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब मल्टीपल क्रॉप्स लगाई अपन ने, जैसे एग्जांपल पढ़ा अपन ने ज्वार और बाजरा लगाया, देन अपन ने पोटैटो लगाया, देन व्हीट लगाया। मतलब अपन ने सेम लैंड के पीस पे अपन ने ईयर के डिफरेंट टाइम में अपन ने अलग अलग क्रॉप लगाई। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये मोस्ट कॉमन तरीका है, हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं इससे, जो कि एक दिया हुआ पीस है हमारे पास, जो फिक्स लैंड है, उस पे प्रोडक्शन बढ़ाने का एक कॉमन वे है। All farmers in पालमपुर grow at least 2 main crops। जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर के अंदर, वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स तो अपने लैंड पे लगाते ही लगाते हैं। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, और उनमें बहुत सारे लोग तो हैं वो पोटैटो भी थर्ड क्रॉप के रूप में लगाते हैं। पास्ट 15 to 20 ईयर से वो लगाते आ रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने पिक्चर में डिफरेंट क्रॉप्स बताई हैं कि जैसे व्हीट भी लगाया जाता है, बार्ले लगाया जाता है, राइस, मेज, ओट्स, मिलेट, ये सब चीजें जो है ये सीरियल्स में आती हैं जो कि पालमपुर में लगाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल है, टेबल 1.1, उसमें जो कल्टिवेटेड एरिया है वो किस तरह से बढ़ा है, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2013-14 में, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल 1.1 शो द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट ऑफ मिलियन हेक्टर्स। मिलियन हेक्टर्स में उसको उन्होंने बताया है कि जो लैंड एरिया कल्टिवेशन जिसपे किया जाता था उसका उन्होंने मिलियन हेक्टर्स में अपन को शो किया है। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइड, तो उसको प्रोवाइड ग्राफ के ऊपर बताया है, नीचे अभी ग्राफ आएगा आपके सामने, उसके ऊपर बताना है। जैसे 1915 के अंदर जो एरिया था वो 120 था, 1960 में 130 हुआ, और जैसे 2007 के अंदर 140, 2008 में भी 140 था, 2010-11 में भी 140 था। तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें कल्टिवेटेड एरिया में भी चेंज आया था। अब यही जो कल्टिवेटेड एरिया साथ उनको पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत होती थी कि जब फील्ड में अपन फसल लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीट वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए उनको पेस्टिसाइड की जरूरत होती थी टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, ताकि उनको अच्छा रिजल्ट मिले। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। अगर हमें अच्छी पैदावार चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो वो कब पॉसिबल था? जब हम एक कॉम्बिनेशन करके चले, किसका? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का। क्योंकि अगर सीड अच्छे होंगे, ठीक है, हमारे पास सीड अच्छे हैं, तो उसके लिए हमें पानी ज्यादा चाहिएगा। पानी ज्यादा चाहिएगा तो मतलब इरिगेशन अपन कर रहे हैं, जब फसल अच्छी होगी तो अपन क्या करेंगे, उस फसल को बचाने के लिए अपन ने केमिकल फर्टिलाइजर डाले, और उसके साथ साथ फसल खराब नहीं करे तो कीट वगैरह से बचाने के लिए अपन ने पेस्टिसाइड्स का यूज किया, एक्सेट्रा। अब आगे कह रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। कि जो फार्मर्स थे हमारे पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो फर्स्ट लोग थे जिन्होंने ट्राई किया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। ये जो फार्मर्स थे कहाँ के? हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब के, तो उन्होंने सबसे पहले ट्यूबवेल सेटअप किया था इरिगेशन के लिए, एंड मेड यूज द HYV सीड्स, और उसके बाद में उन्होंने HYV सीड्स को यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड्स जो है फार्मिंग में उनको यूज किया। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी, उनमें से कुछ लोग तो फार्म मशीनरी लेके आए थे, लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर्स। ठीक है, ट्रैक्टर्स जब अपन को बीज बोने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक इमेज आ रही है, यहाँ पर इन्होंने बताया मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग में इन्होंने बताया है कि उसके लिए वो क्या लेके आए थे?
फार्म मशीनरी में जैसे ट्रैक्टर लेके आए, ठीक है, तो उससे बीज बोए जाएंगे। बीज कौन से बोने हैं? HYV सीड्स बोले हैं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स बोएंगे। अब उनको अच्छा और अच्छी यील्डिंग प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसमें फर्टिलाइजर डाला। फर्टिलाइजर डालने के बाद में वो पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको कीड़े वगैरह कीट वगैरह उनको खराब नहीं कर दे, तो पेस्टिसाइड्स उसमें डाला। इस तरह से मॉडर्न फार्मिंग में काम किया गया था, ठीक है, और इरिगेशन होता ही था। और जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उसमें क्या होता था? उसमें इतना कुछ नहीं होता था, नेचुरल मैन्यूर डाला जाता था और ट्रेडिशनल सीड्स डाले जाते थे। और ये सब जो चीजें मैंने आपके सामने शो किए हैं ये हमारे मॉडर्न फार्मिंग के हैं। अब आगे देखो, सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर। उनमें से कुछ लोग उन्होंने क्या परचेज कर लिए थे? ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, ये जो कि प्लगिंग के काम आता था ट्रैक्टर, और थ्रेशर जो थी हार्वेस्टिंग को फास्ट कर देता था। कि मतलब ट्रेडिशनल में क्या होता था, पहले जब फसल निकालनी होती थी तो मैनुअल ही काम करना पड़ता था, लेबर की जरूरत होती थी उसको, वो कई कई दिन लग जाते थे उनको हार्वेस्ट करने में। लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के अंदर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, मशीनरीज आई, तो थ्रेसर से जो काम 5 दिन में होने वाला था वो 5 घंटे में ही हो जाता था। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग फास्ट हो गई। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और इस तरह से उनको बहुत अच्छी पैदावार मिली थी व्हीट की। Let us discuss what is the difference between multiple cropping and modern farming method. अब यहाँ पर बताया है कि क्या डिफरेंस है, जो मल्टीपल क्रॉपिंग है और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उनमें डिफरेंस क्या है। तो आप अपना माइंड यूज करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. कि ये जो नीचे टेबल बताई गई है ये प्रोडक्शन, व्हीट के प्रोडक्शन को शो कर रही है, और साथ में पल्सेस को भी बता रही है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी इंडिया में, तो उसके बारे में बता रहे हैं। प्लॉट दिस ऑन ए ग्राफ, तो ये आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कुछ सजेशन एक्टिविटीज दी गई हैं, आप ये एक्टिविटीज देखिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। आज के वीडियो में हमने यहाँ पर पालमपुर में फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया। ओनली 2 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था, और अभी रिमेनिंग 5 पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।